फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो well, how's my juniors doing? I hope you all are doing super well and busy in your preparation of end semester exams. So here, your savior is back with another amazing savior series called as One Shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे। डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे, अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का। तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में, इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए। और राइट, तो वट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको करना क्या है, जस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा। ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो नोट्स हो गए, मेंटर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है। ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं। तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो वाई नॉट यू ज्वाइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से। नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं। पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार, आईक्यू का सिलेबस इज जस्ट सो खिच पिच। जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो इस सिलेबस में लिखते नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का। आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार। तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो। वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट इस ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, आराम से करिएगा, एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है। ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी, ठीक है, ये वन शॉट कैसी बनती होगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की एक यूनिट की वन शॉट बनती होगी। इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसेबल है, कंप्लीटली फ्री है। बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो। एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। Hello and welcome to the lecture 4 of DBMS. Today we'll be covering Unit 4. तो शुरू करते हैं। स्टोरेज सिस्टम क्या है DBMS के अंदर? A DBMS storage system provide ultimate view of stored data. ठीक है। However, data is in form of bytes got stored in different storage devices. टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज क्या होती है? हमारे पास प्राइमरीली 3 तरह की डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। इनकी स्पीड जो है नीचे जाते जाते घटती है। प्राइमरी की जो स्पीड है सबसे हाई होती है और टर्शरी की स्पीड जो है सबसे लो होती है। इन्हें स्टोर इन्हें स्टोर कैसे किया जाता है? फॉर स्टोरिंग द डेटा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज ऑप्शंस अवेलेबल। दीज स्टोरेज टाइप डिफर फ्रॉम वन अनदर एज पर द स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी। स्पीड और एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे हम डिफर करते हैं अलग अलग स्टोरेज टाइप्स। प्राइमरी स्टोरेज कौन कौन सी होती है? प्राइमरी स्टोरेज होती है जो कि क्विक होती है, जहाँ पे हमारा स्टोर्ड डेटा जो है क्विकली एक्सेस हो जाता है, जैसे कि हमारी कंप्यूटर की मेन मेमोरी या कैश मेमोरी। इट इज़ मेन मेमोरी की अगर हम बात करें, इट इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग द डेटा दैट इज अवेलेबल बाय द स्टोरेज मीडियम। ठीक है। जो भी हमारा डेटा है मेनली मेन मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। द मेन मेमोरी हैंडल्स ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर मशीन। द टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन स्टोर गीगाबाइट्स। तो जो भी कंप्यूटर के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कौन हैंडल करता है? दैट आर हैंडल्ड बाय द मेन मेमोरी। कैश क्या करता है? कैश मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट होती है, दैट इज वाई ये सबसे कॉस्टली मेमोरी भी होती है।
कॉस्टली स्टोरेज मीडिया, ऑन द अदर हैंड फास्टेस्ट वन, ठीक है। टाइनी स्टोरेज मीडिया विच इज मेंटेन्ड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर यूजुअली। अब जो भी हम काम कर रहे हैं, एट एन इंस्टेंस हम जो भी काम कर रहे हैं, वो जो है कैश मेमोरी के अंदर स्टोर होता है जब तक मेन मेमोरी में ना बढ़ा दिया जाए, ठीक है। और कैश मेमोरी जो है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो भी हमारा डेटा रहता है उसे एक्सेस करना सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज आ गई, जो कि हमारी होती है फ्लैश मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, ठीक है। इसमें हम यूएसबी कीज में डेटा को स्टोर करके रखते हैं। इसका जो है साइज लिमिटेड रहता है, पर जो ट्रांसफ़र होता है डेटा का कंप्यूटर में, वो उसमें ज़्यादा हेल्प करता है यूएसबी कीज, ठीक है। Unlike the main memory, it is possible to get back the stored data which may be lost to a power cut, ठीक है। अब हम क्या करें, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर कुछ काम करते हैं, हमारा जो डेटा है हम उस पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, पर बीच में एक पावर कट आ गया, यहाँ पे एक पावर कट आ गया, तो हमारा जो भी एट दैट इंस्टेंस काम चल रहा था, दैट इज लॉस्ट, द डेटा इज लॉस्ट। ये जो चीज़ है ये हमारी फ्लैश मेमोरी के अंदर, अगर हम बात करें यूएसबी वगैरह की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की, तो उसमें नहीं होती। दिस टाइप ऑफ मेमोरी स्टोरेज इज मोस्ट कॉमनली यूज इन सर्वर सिस्टम फॉर कैशिंग द फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज की बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया। मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया। द मैग्नेटिक डिस्क क्या काम कर रहा है, स्टोर कर रहा है डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम, केपेबल फॉर स्टोरिंग एंटायर डेटाबेस, बहुत बड़ी स्पेस होती है इसकी, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा फ्रॉम अ डिस्क टू मेन मेमोरी फॉर फर्दर एक्सेस, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, कंप्यूटर सिस्टम। इसमें इतना पढ़ने लायक, इनको एक बार रीड कर लेना, ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आते नहीं है इनमें। और लास्टली वी हैव टर्शरी स्टोरेज। प्राइमरी में क्या क्या था हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। प्राइमरी में हमारे पास मेन मेमोरी थी एंड कैश मेमोरी थी। टर्शरी में, टर्शरी तो अभी हम पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी में वी हैड मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। उसके साथ हमने क्या पढ़ा, यूएसबी। यूएसबी के लिए एक और नाम यूज किया था, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। टर्शरी डिवाइस, इट इज द स्टोरेज टाइप दैट इज एक्सटर्नल फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। एक्सटर्नल है, इट हैज द स्लोएस्ट स्पीड बट इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। देखो कम जितनी कम स्पीड है उतना ही ज़्यादा स्टोर कर सकता है डेटा। मेन मेमोरी में सबसे मेन मेमोरी में कुछ अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है, मैग्नेटिक डिस्क उससे ज़्यादा डेटा स्टोर कर लेता है। और सबसे ज़्यादा डेटा कौन स्टोर करता है, टर्शरी स्टोरेज, और ये सबसे स्लोएस्ट भी होता है। ऑप्टिकल स्टोरेज है और टेप स्टोरेज है। एन ऑप्टिकल स्टोरेज कैन स्टोर मेगाबाइट्स और गीगाबाइट ऑफ डेटा, ठीक है। A CD can store 700 megabytes of data with a play time of 80 minutes. ये एक फैक्ट है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। टेप स्टोरेज, टेप स्टोरेज इज द चीपेस्ट स्टोरेज मीडियम देन डिस्क, ठीक है। जनरली टेप्स आर यूज फॉर अचीविंग और बैकिंग अप द डेटा। हमारी स्टोरेज हायरार्की आ जाती है, हमने जैसे पढ़ा उसी हायरार्की में चलता है। सबसे ऊपर हमारे पास कैश मेमोरी रहती है, देन मेन मेमोरी, फ्लैश, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल एंड देन मैग्नेटिक टेप, ठीक है। हमारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो हमारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरीके से होती है। हीप फाइल सिस्टम में, सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम में, हैश फाइल, क्लस्टर्ड फाइल्स एंड डीबीएमएस फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। हीप फाइल में क्या होता है कि when a file is created using heap file organization, the operating system allocates memory area to that file without any further accounting details। जब भी हमने एक फाइल बनाई है, फाइल बनाते हैं हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होता है कि
कोई भी हमें फर्दर सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा जो है बिना किसी फर्दर अकाउंटिंग के लिए डेटा वहाँ पे सेव हो जाता है, एलोकेट हो जाता है मेमोरी में, एलोकेटेड इन द मेमोरी विदाउट एनी फर्दर अकाउंटिंग। ठीक है। फिर आता है सीक्वेंशियल फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन। एवरी फाइल रिकॉर्ड कंटेन अ डेटा फील्ड to uniquely identify that record. In sequential file organization, records are placed in the file in some sequential order based on the unique key field. अब क्या करा, सीक्वेंशियल जैसा हमारा नाम है, हमने डेटा को सीक्वेंस में रखना शुरू कर दिया फाइल्स को। इसमें हम कैसे स्टोर कर रहे हैं, हमारी जो यूनिक की है उसके बेसिस के हिसाब से हम डेटा को स्टोर करे जा रहे हैं। ये होता है हमारा सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम के अंदर। हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यूजेस अ हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन है, लेट से एक्स स्क्वायर, जिसके अंदर कोई वैल्यू आती है, उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके हमारी फाइल स्टोर होती है। दिस इज नोन एज हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। और क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर लार्ज डेटाबेस। इसमें क्या है कि फाइल कहीं भी पड़ी है। In this mechanism, related records from one or more relation are kept in the same disk. That is, the ordering of record is not based on primary key और search key। कोई order नहीं है, पड़ी है बस फाइल। ठीक है। फाइल के अंदर हम ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा है, फाइल में हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं फाइल को काम करने के लिए ओपन कर दिया। ओपन करने के लिए क्या चाहिए, हमें फाइल को करना पड़ता है लोकेट। जब हमें फाइल का पाथ पता होता है तभी हम एक फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन किस मोड में करते हैं, ओपन करने के लिए हमारे पास रीड मोड होता है, जिसके अंदर हम डेटा डेटा रीड कर सकते हैं। एक हमारे पास राइट मोड होता है जिसमें हम डेटा राइट कर सकते हैं। एक अपेंड मोड होता है जिसमें हम पहले लिखे हुए डेटा के साथ नया डेटा लिख सकते हैं। ठीक है। A file can be opened in one or two modes, one of the two modes। यहाँ पे जो है हमारा अपेंड मोड नहीं होता है, we only have a read mode and a write mode। तो अपेंड मोड को हम काट सकते हैं। ठीक है। In read mode, the operating system does not allow anyone to alter data। read mode का मतलब जैसा है वही, बस पढ़ना है। हम इसमें कोई भी काम या छेड़खानी नहीं कर सकते डेटा में। File opened in read mode can be shared among several entities। Write mode allows data modification। File opened in write mode cannot be read but cannot be shared। Can be read but cannot be shared। मतलब क्या है इसका, हमने एक फाइल बनाई, फाइल ओपन करी रीड मोड में, हमने इसे शेयर कर दिया आगे, एक ही फाइल को। अब लोग पढ़ रहे हैं एक साथ, क्यों, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। क्यों नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ ही तो रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन थोड़ी ना कर रहे हैं जो बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। लेकिन जब हम राइट करते हैं फाइल में तो हम क्या करते हैं, हम आगे नहीं भेज सकते, किसी और यूज़र के साथ फाइल को शेयर नहीं कर सकते। वो फाइल सिर्फ हमारे पास ही रहेगी। और उसमें एक एडवांटेज क्या रहता है कि राइट मोड में हम साथ ही साथ फाइल में से रीड भी कर सकते हैं। ठीक है। लोकेट, लोकेट क्या है, हर फाइल के अंदर एक पॉइंटर होता है अपना, जो हमें बताता है कि हमारा कर्सर कहाँ तक पहुंचा। विच टेल्स द करंट पोजीशन वेयर द डेटा इज read or written। दिस पॉइंटर कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली यूजिंग फाइंड सीक ऑपरेशन। इट कैन बी मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हम फाइल में से रीड करते हैं, राइट करते हैं और लास्ट में हम करते हैं फाइल को क्लोज। क्लोज करने का क्या मतलब है कि उस पे जो भी लॉक्स लग रहे हैं, अगर हमने कोई फाइल एक्सेस करी है तो उस पे एक लॉक लग जाता है इन अ राइट मोड या शेयर्ड मोड के अंदर, कि इस पे एक से ज़्यादा लोग एक साथ चेंजेस नहीं कर सकते। हमारे पास उस टाइम फाइल का एक्सेस है तो हम ही उस पे चेंज करेंगे। क्लोज करने से क्या होता है, फाइल पे लगा हुआ लॉक हट जाता है। सेव्स द डेटा, हमने जो भी डेटा लिख दिया फाइल के अंदर नया, कुछ पुराना डेटा हटा दिया, कुछ नया डेटा लिख दिया, इसे सेव करने के लिए फाइल को सेव करना ज़रूरी है, क्लोज करना, सॉरी, फाइल क्लोज करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग एज द नेम सजेस्ट, हम जब
किसी डेटा के अंदर उसका, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, हम जब किसी भी डेटा के अंदर क्या करते हैं, इंडेक्स लिख देते हैं लाइक अ बुक, तो उसे कहते हैं इंडेक्सिंग। कैसे करी जाती है, जैसे हम सीरियल नंबर लिखते हैं कभी किसी का भी डेटा एंटर कराते टाइम, सीरियल नंबर, नेम, एज और हाइट, तो वो सीरियल नंबर जो है हमारे लिए एज एन इंडेक्स काम करता है। जब हमारे पास एक बहुत बड़ी सी फाइल होती है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सा डेटाबेस है जिसके अंदर करीब 1000 रिकॉर्ड हैं, तो उसमें से एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चाहिए एक इंडेक्स, कि 32 इंडेक्स पे जो भी डेटा पड़ा है वो मुझे फेच करके दो। ठीक है, अब इंडेक्स के वेज क्या क्या होते हैं। प्राइमरी इंडेक्स is defined as an ordered data file. On an ordered data file, the data is kept in a key field. Key field is generally the primary key. Secondary index may be generated from a field which is candidate key and has a unique value. And cluster index is a definition of an ordered data file. The data file is ordered on non-key field. अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद डेंस इंडेक्स और स्पार्स इंडेक्स की, तो डेंस इंडेक्स क्या होता है। In dense index, there is index record for every search key value in the database. अब जो भी हम सर्च कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इफ इट इज ट्रू, एग्जिस्ट, इफ ट्रू, तो इसका मतलब क्या है, वो जो इंडेक्स है वो डेंस इंडेक्स है। ठीक है, जैसे हमें एग्जांपल दे रखा है चाइना, कनाडा, रशिया और यूएसए, ये कुछ इंडेक्सेस हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं डेटाबेस के अंदर, तो ये डेंस इंडेक्स है। दिस मेक्स सर्चिंग फास्टर बट रिक्वायर मोर स्पेस टू स्टोर इंडेक्स रिकॉर्ड इटसेल्फ। अब हमने क्या करा, हमारी फास्ट तो हो गई सर्चिंग, पर हमने एक और डेटाबेस के अंदर इंडेक्स स्टोर करा है जिसकी वजह से हमारी स्टोरेज थोड़ी सी एक्स्ट्रा गिरती है, एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए होती है। इन स्पार्स इंडेक्स record are not created for every search key. An index record here contains a search key and an actual pointer to the data on the disk. That to search a record, we first proceed by index record and reach at the actual location of the data. If the data we are looking for is not where we directly reach by the following index, then the system starts sequential search until the desired data is found. अब हमारे पास जो जो ये है, हमारे पास जितने भी इंडेक्सेस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग ज़रूरी नहीं है, नॉट क्रिएटेड, कि हमारे पास उसके इंडेक्स क्रिएट हो रखे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये डेटा है कनाडा का, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास इंडेक्स नहीं है। ऐसे इंडेक्सिंग को हम स्पार्स इंडेक्सिंग कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास हर एक इंडेक्स के लिए प्रॉपर इंडेक्सिंग नहीं होती। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग क्या होती है, अभी सिंगुलर इंडेक्स अभी तक जो हम देख रहे थे वो थी सिंगुलर इंडेक्सिंग, कि यहाँ से हम गए एक रिकॉर्ड पे, ये वाला ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब मल्टी लेवल में क्या हुआ, यहाँ पे एक चेंज आ गया कि हम स्टार्ट करेंगे कहीं से, वहां से हमें एक डेटाबेस पे जाएंगे, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, इंडेक्स फॉलो करके इधर आए, इस डेटाबेस के अंदर कुछ डेटा है, फिर ये हमें लेके जा रहा है दूसरे डेटाबेस के पास जहाँ पे और डेटा है। कैसे समझते हैं, एक बुक का एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो ये हमारी बुक है, इसके अंदर कंटेंट लिखे हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। इसके अंदर अब हमारे पास अगर हम जाएं यूनिट 1 में, तो हमारे पास है टॉपिक 1, टॉपिक 2 का इंडेक्स, इसमें भी फिर यूनिट 2 के अंदर टॉपिक 1 का इंडेक्स, टॉपिक 2 का इंडेक्स, एंड सेम फॉर यूनिट 3, टॉपिक 1 और टॉपिक 2। तो ये हमें लीड करते हैं लास्ट में डेटाबेस पे, जहाँ पे हमारा
डेटा है ऑफ दैट टॉपिक। तो इसे ही हम कहते हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। अगला टॉपिक है बी ट्री एंड अ बी प्लस ट्री। बी ट्री होता क्या है? बी ट्री या बी प्लस ट्री एक तरह का ऑटो बैलेंसिंग या सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है। इसमें वैल्यूज कैसे स्टोर होती हैं? नोड्स हमारे पास कुछ इस फॉर्म में रहते हैं, जिनके बीच जिनके बीच में यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है। यहाँ से हमारी कुछ नोड जा रही हैं, यहाँ से भी हमारे पास नोड जाएंगी, ये नोड और लास्ट में ये नोड। अगर हमारे पास n डेटा फील्ड्स हैं तो हमारे पास n+1 नोड्स होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग। जो भी डेटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 2, तो उससे छोटे नंबर जो हैं इधर के बी ट्री में जाके आएंगे। फिर यहाँ पे आ गया 6, 2 और 6 के बीच के नंबर इस बी ट्री में मिलेंगे। 8, इसके बीच का नंबर यहाँ मिलेगा। इसके बाद जो भी है 10 मान लो, इससे छोटा 8 और 10 के बीच में यहाँ पे, और 10 से बड़े यहाँ पे। ठीक है, ये है बी ट्री के अंदर वैल्यूज डालने का तरीका। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे बी ट्री में वैल्यू डलती कैसे हैं। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बी ट्री की क्या होती हैं। In the B tree, all the leaf nodes must be the same level, whereas in the case of binary tree, leaf node can be at different level. जैसा हमने अभी एग्जांपल में देखा कि इसकी जो सारी की सारी लीफ नोड्स हैं वो एक ही लेवल पे हैं। ये बी ट्री की एक खासियत होती है। समझेंगे कि कैसे क्रिएट होता है एक बी ट्री। अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन, 1 to 10 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, ऑर्डर इज 3। ऑर्डर क्या है? m इज 3, तो नोड्स कितनी होंगी? m-1, 2 नोड्स होंगी हर एक लेवल पे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या इंसर्ट करेंगे? 1 इंसर्ट करेंगे, इसके बाद 2 इंसर्ट करेंगे। अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जैसे ही हम 3 इंसर्ट करेंगे एक प्रॉब्लम अराइज होगी कि 2 ही नोड आ सकते हैं भाई साहब, तीसरा कहाँ आ रहे हो? ये दो हम देखेंगे, इसमें से जो एक नोड है मिडल वाला वो ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास हो जाएंगे टोटल, ठीक है, हमारे पास हो जाएंगे टोटल ऐसे 2, 1 एंड 3। अब आगे अगर हम इनमें इंसर्शन करें, 4 है हमारे पास, ओके। जैसे 5 इंसर्ट करेंगे दोबारा सेम प्रॉब्लम आ जाएगी। बीच वाले को ये जो है साइड वाले भगा देंगे कि आप ऊपर जाओ, तो 4 ऊपर आ जाएगा 2 के साथ। यहाँ पे हमारे पास बनेगी टेबल 2, 5, इधर 1, 3, 5, दिस इज 4। ठीक है, इसके बाद हम इंसर्ट कराएंगे 6, 2 हो गई दोबारा। 7 आते ही दोबारा यही कलेश होगा, ये कहेंगे कि आप बीच वाले ऊपर चढ़ जाओ। यहाँ पे हमारे पास एक अब नया केस बनेगा, क्या देखते हैं। हमारे पास आएंगे यहाँ पे लाइन से 3, 2, 4 और 6, 1, 3, 5 और 7। अब नीचे तो हम देख रहे थे कि दो दो आए, दो दो आए, अब यहाँ पे भी 3 आ गए। अब क्या होगा? ये 4 को ऊपर भगा देंगे कि आप ऊपर जाओ। हमारा क्या बनेगा ऐसे? 4 ऊपर जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेम रहेगा सब। इस तरफ 1, इस तरफ 3, देन 5, 7। अब हम इसमें करेंगे ऐड क्या? 8। यहाँ पे 8 ऐड करा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दोबारा अब की बार 9 ऐड कर दिया, प्रॉब्लम आएगी। कहेंगे आप लाइन से 3 कैसे आ रहे हो? 8 वाले को ऊपर भगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। यहीं पे कर रहा हूँ मैं, 8 ऊपर चढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे था 9, लास्टली हम ऐड करेंगे 10। दोबारा प्रॉब्लम, 3 लेना रो, 9 को ऊपर चढ़ा दिया, सर जी आप ऊपर जाओ, तो सर जी ऊपर चले जाएंगे। 7 के बाद यहाँ आएगा 10।
यहाँ पे आ गया एक 9। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पे भी 3 हो गए। अब इसे क्या करेंगे, 8 को ऊपर भगा दूं कि सर थोड़ा सा और ऊपर, 8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 8 यहाँ आ गया। नीचे से क्या डिलीट होगा, नीचे से डिलीट होगा 9। तो ये 7 के बाद, इसे ऊपर चढ़ाने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसे ही रेपिटेशन करके हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। आगे देखें, इसमें इन्होंने क्या करा है, इन्होंने भी सेम जगह एंड कर दिया, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही और रिपीट करके आगे भी ट्री बन जाएगा। ओके, what is b plus tree? B plus tree is known as advanced self-balancing tree. B plus is an advanced self-balancing tree because every path from the root of the tree to the leaf of the tree has the same length. अब B plus tree में क्या होता है, कोई भी पाथ ले ले हम, ठीक है, यहाँ से नीचे आए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, नोड से लीफ नोड तक, रूट से लीफ नोड तक जो भी पाथ होगा सबके अंदर सेम ही लेंथ होगी। और लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ का मतलब है here the same length means that all the leaf nodes occur at the same level. सारे लीफ नोड्स जो हैं सेम लेवल पे हैं और उनके बीच में पेरेंट नोड भी सेम है। ये तो सीधी सी बात है कि लीफ नोड सेम लेवल पे होंगे तो नंबर ऑफ पेरेंट नोड सेम होंगे। ठीक है, बी प्लस ट्री हम यूज क्यों करते हैं? बी प्लस ट्री इज यूज टू स्टोर द रिकॉर्ड्स वेरी एफिशिएंटली बाय स्टोरिंग द रिकॉर्ड्स इन एन इंडेक्स मैनर यूजिंग द बी प्लस ट्री इंडेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बी प्लस ट्री के नोड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, P1 K1 P2 K2 डैश 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 Pn और Pn minus 1 Kn minus 1 और Pn पे end. As we can observe in the above n plus t that it contains n minus 1 key values to n pointers. ये जो है P1 P2 Pn minus 1 ये है pointers और की जो है n। जैसा हमने पहले डिस्कस करा, अगर ये नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है, ये सारे नोड हैं, तो इसके अंदर कितने नोड हुए, 4 नोड हुए। लिंक्स कितने बनेंगे, 4+1, 5 लिंक्स हमारे पास बनते हैं बी ट्री में। ठीक है, कंस्ट्रेंट ऑन वेरियस टाइप ऑफ नोड, नॉन लीफ नोड में अगर हम देखें, अगर m जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ऑफ अ नोड, देन द रिलेशन बिटवीन ऑर्डर ऑफ ट्री एंड चिल्ड्रन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऑर्डर ऑफ ट्री b है, ऐसे हम नॉन लीफ नोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा बी ट्री और बी प्लस ट्री। बी ट्री में क्या है, इन बी ट्री ऑल द कीज एंड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन बोथ इंटरनल एज वेल एज लीफ नोड। बी ट्री में हमारे पास जो भी नोड हैं उन्हीं सब में क्या है, सबके अंदर ही हमारा डेटा स्टोर्ड है, रिकॉर्ड स्टोर है। इन द बी प्लस ट्री कीज एंड इंडेक्स स्टोर्ड इन इंटरनल नोड एंड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन लीफ नोड्स। बी प्लस ट्री में जो रिकॉर्ड है वो लीफ नोड में होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल नोड में सिर्फ हमारे पास पॉइंटर्स रहते हैं या इंडेक्स रहते हैं। ठीक है, इन बी ट्री की कैन नॉट बी रिपीटेडली स्टोर्ड। अब रेपिटेशन बी ट्री में अलाउड नहीं है, वेयर एज redundancy allowed है B plus tree में। In the B tree, leaf node are not linked to each other. In B plus tree, the leaf node are linked to each other to provide sequential access. ठीक है, ये जो लीफ नोड है ये आपस में कनेक्टेड हैं, यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस मिलती है हमें बी प्लस ट्री में, यहाँ पे नहीं, इसके अंदर ऐसे रहता है। ठीक है,
In B tree, searching is not very efficient because the records are either stored in leaf or internal node. सर्चिंग जो है बी प्लस ट्री में आसान है क्योंकि सारा रिकॉर्ड जो है वो हमारा लीफ नोड में ही है. एफिशिएंट एंड क्विकर बिकॉज रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द लीफ नोड. डिलीशन मुश्किल है किसमें? बी ट्री में. बी ट्री में डिलीशन मुश्किल क्यों है? ऐसे कहीं बीच में फॉर एग्जांपल मुझे डेटा डिलीट करना है जो कि यहाँ पे है, तो मैं यहाँ का डेटा डिलीट करने के लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. वेयर एज ये बी ट्री है. बी प्लस ट्री में क्या होता है? बी प्लस ट्री में डेटा ही यहीं पे है नीचे लीफ नोड में, तो हमें डिलीशन के टाइम कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर मुझे कुछ डेटा डिलीट करना है तो मैं इसे सिंपली ऐसे रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से. ठीक है. In B tree, the more number of splitting operations are performed due to which height increases compared to width. Height height जो है B tree की ज़्यादा होती है as compared to width, but in a B plus tree, the width is greater than the height. ठीक है. दो और हैं differences. B tree, each node has at least two branches and each node contains records. So we do not need to traverse leaf node to get the data. In B plus tree, internal node contain only pointer. ठीक है. यही बात बार बार रिपीट हो रही है. क्या बात है कि बी ट्री के अंदर सारे नोड्स के अंदर डेटा रहता है, वेयर एज इन अ बी प्लस ट्री जो डेटा है हमारे पास सिर्फ लीफ नोड्स में रहता है. ये लीफ नोड है और ये सब इंटरनल नोड्स हैं. तो इससे क्या होता है? सर्चिंग एफिशिएंट है. ठीक है. ट्रैवर्सिंग भी एफिशिएंट है. अपडेशन डिलीशन एफिशिएंट है. किसके अंदर? बी प्लस ट्री के अंदर. ये सब फायदे हैं कि ये सब फायदे किस चीज़ के हैं? लीफ नोड के अंदर डेटा रखने के. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ अ बी प्लस ट्री जैसा हमने पहले डिस्कस करा, लीफ नोड जो है आपस में कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है. ये लीफ नोड यहाँ पे कनेक्टेड है, ये लीफ नोड यहाँ पे कनेक्टेड. इंटरनल नोड में कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर और क्या है, इंडेक्सेस रखे होते हैं. असली डेटा जो है लीफ नोड में रखा होता है. डेटा या इंफॉर्मेशन कह सकते हैं. लीफ नोड कंटेन एटलीस्ट n/2 रिकॉर्ड पॉइंटर एंड n/2 की वैल्यूज. ठीक है. लास्ट टॉपिक. अब हमारे पास आता है ODBMS या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम यूसेज कर सकते हैं. एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं तो उसे हम नाम देते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या शॉर्ट में लिख देते हैं ODBMS. ODBMS क्या होता है? इसमें डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इसका फायदा क्या है हम देखते हैं अभी. विच आर इंस्टेंसेस इन क्लास. ठीक है. Although Object Database Management Group produces, इसके फायदे क्या? Three main building block of ODBMS are object structure, object classes and object identity. ठीक है. ये कैसे होता है? ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर. ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास होते हैं मैसेजेस. मैसेजेस क्या हैं? दो एंटिटीज को बात करने के लिए जरूरत होती है मैसेजेस की. ठीक है. रीड ओनली मैसेज होते हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ ही सकते हैं. इन्वोकिंग मैसेज रेफर्ड एज रीड ओनली if the called method does not alter the value of a variable. रीड ओनली मेथड में क्या होता है? किसी वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. वेरिएबल डज नॉट चेंज. ठीक है. अपडेट मैसेज क्या है? ये अपडेट करता है वेरिएबल की वैल्यू. अपडेट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ठीक है. मेथड क्या होते हैं? मेथड आर ग्रुप ऑफ कोड जो कि एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए हेल्प करते हैं. मेथड इज अ ग्रुप. किस चीज का ग्रुप? ग्रुप ऑफ कोड जो कि एक
एक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं हमें, ठीक है। रीड ओनली मेथड है जो कि हमें सिर्फ क्या कराते हैं, वेरिएबल की वैल्यू देते हैं, असली वैल्यू चेंज नहीं होती। अपडेट मेथड में वैल्यू चेंज होती है। और लास्टली हमारे पास आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आर यूज टू स्टोर ऑब्जेक्ट डेटा। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का डेटा है वो स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक जो है ओडीबीएमएस की, पहला ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारा आता है मैसेजेस। मैसेजेस जो है एंटिटी एंटिटी के बात करने की फैसिलिटी है। रीड ओनली मैसेजेस जो कि सिर्फ रीड कर सकते हैं, मेथड जो है अपडेट नहीं करता है वेरिएबल्स को। अपडेट मैसेजेस जो हैं वेरिएबल्स अपडेट करते हैं। मेथड जो है हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड है या चंक ऑफ कोड है जो कि कुछ स्पेसिफिक काम करने में हेल्प करता है। रीड ओनली मेथड कुछ वैल्यू ही रीड करता है, वो कुछ अपडेट नहीं करता। अपडेट मेथड वैल्यूज अपडेट करता है। और वेरिएबल जो है वो स्टोर करता है ऑब्जेक्ट का डेटा। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट क्लास। An instance of a class is an object which is a real world item. In order to create objects that differ in data that hold the same class definition, a class must be defined. Class क्या है? Class is a blueprint of object. अब हमें जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है उसके अंदर क्या डेटा डालना है, कैसा डेटा डालना है, वो सब कौन डिफाइन करता है? वो सब क्लास डिफाइन करती है, ठीक है। क्लास को कैसे डिफाइन किया जाता है? क्लास जॉब कैरेक्ट, पहले हम ये यूज करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल जो बाद में है, पहले हम यूज करेंगे डेटा टाइप। क्या नेम, स्ट्रिंग, एड्रेस एंड आईडी, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई क्लास है, ठीक है। फीचर्स क्या है? ग्रेटेस्ट डिग्री फीजिबल, ठीक है। इट मस्ट बी डीबीएमएस। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस must meet two requirements. It must be a DBMS and it must be an object oriented system. एक ODBMS में सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहला कि वो DBMS है आपस अपने आप में ही, और दूसरा कि वो ऑब्जेक्ट्स का यूज करे। बस इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दे तो हमें मिलता है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस के साथ ओडीबीएमएस कैसे कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। आरडीबीएमएस क्या है? आरडीबीएमएस है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ओडीबीएमएस। इसमें क्या होता है? टाइप ऑफ डीबीएमएस दैट इज नाउ यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज रिलेशनल। मोस्ट आईटी वर्कर हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। Yet object database system may be effective in managing and storing complicated data relation. ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है क्या होते हैं? किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए या मैनेज करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं। इसके अंदर जो है हमारी ऊप्स की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। कैसी? डेटा अब्स्ट्रैक्शन जो है, हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ऊप्स। हमारा एनकैप्सुलेशन है कि जितना हमें दिखाना है उतना ही दिखाई देगा, ठीक है। डेटा हाइडिंग की हेल्प होती है। और लास्टली पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, ये सब मिला के हमारे पास जब डीबीएमएस के कंसेप्ट आते हैं तो फिर वो और अच्छे से निखार देते हैं हमारे डीबीएमएस को, ठीक है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि अलग अलग जगह बांटा हुआ है। कैसे बांटा हुआ है? अब एक ही डेटा है, या तो मैंने इसकी कॉपी अलग अलग जगह रख दी, कॉपी 1, कॉपी 2, कॉपी 3, कॉपी 4। एक कॉपी दिल्ली में है, एक कॉपी गुजरात में, एक कॉपी महाराष्ट्र में, और एक कॉपी तमिलनाडु में। या तो मैं ये कर सकता हूँ, या मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ, फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन,
जहाँ पे मैंने रेप्लिकेट कर दिया डेटा, दूसरा मैंने क्या करा, फ्रेगमेंटेशन। डेटा है मेरा पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 दिल्ली में, पार्ट 2 गुजरात में, पार्ट 3 तमिलनाडु में, और पार्ट 4 जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये यहीं लिखा है। डेटा में बी स्टोर्ड ऑन सेवरल प्लेसेस इन टू वेज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डेटा सिस्टम। पहला है रेप्लिकेशन, जिसमें क्या होता है कि रिडंडेंट रहता है डेटा। एक ही डेटा को 3 बार 4 बार जितनी भी जगह स्टोर कराया है उतनी बार रेप्लिकेट करना पड़ता है या कॉपी करना पड़ता है। ठीक है। It is completely redundant database if the entire database is accessible from every location. अगर एक डेटाबेस को मैं हर जगह से एक्सेस कर सकता हूँ तो उसकी कॉपी बनाना, एक से ज़्यादा कॉपी बनाना, तो रिडंडेंसी है, इसको बेवकूफ़ी कहेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। बाय दिस मेथड रिलेशंस आर ब्रोकन into smaller pieces and each fragment is kept at many locations which is needed where it is needed. Data loss ना हो, the piece must be created in a way that allows for reconstruction of original relation. अब यहाँ पे एक चीज क्या इस्तेमाल करी जा रही है, क्या दिमाग में रखी जा रही है कि फ्रेगमेंटेशन के टाइम पे हमारा डेटा लॉस ना हो, तो इसे तोड़ा ही ऐसे जाता है कि जब इन्हें यूनियन करा जाए तो हमें वापस पुराना वाला रिलेशन मिलता है। अगर एक रिलेशन को 4 हिस्सों में तोड़ा है, R1 R2 R3 R4 अलग अलग जगह रखने के लिए, तो इनका यूनियन करने पे मुझे वापस रिलेशन R मिल जाए, यही तो चाहिए। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस क्या है, होमोजेनस डेटाबेस स्टोर डेटा यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल लोकेशन। अब जो हमने डेटा बांट दिया, यही बराबर डेटा, डेटा यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, हर जगह जो है डेटा यूनिफॉर्मली है, तो इसे कहेंगे होमोजेनस। लेकिन हेट्रोजेनस में क्या है, जो बांटा हुआ डेटा है, when a with a heterogeneous distributed system, many locations may employ various software and schema which may cause issue, queries, transaction. Moreover, one site could be aware of existence of other site. ठीक है। हेट्रोजेनस में क्या होता है कि जो डेटा बांटा है वो अलग अलग हिस्सों में है, अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है, तो उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं रहती। ठीक है। यूजेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड का काम कहाँ है, अभी जो हमारी मल्टीमीडिया है, होटल की चेन है, मिलिट्री कमांड हो गई, या जो बड़े बड़े डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं किसी भी एमएनसी के, इन सबको कैसे बांटा जाता है, इस तरीके से बांटा जाता है अलग अलग जगह पे कि ये जल्दी एक्सेसिबल हो और इनमें कुछ भी डेटा लॉस के चांसेस नेग्लिजिबल हो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये स्प्रेड आउट है, क्वेरी प्रोसेसिंग इंडिपेंडेंट है हार्डवेयर के, डीबीएमएस अनरिलेटेड है, ट्रांसपेरेंसी है, नेटवर्क इंडिपेंडेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो ये हमारा वही आ गया दोबारा। टाइप ऑफ डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन में पहला है हमारा डेटाबेस रेप्लिकेशन। हमारा जो प्रिंसिपल डेटाबेस है इसी को कॉपी कर दिया एक साइड पे, साइट ए पे और साइट बी पे। इसके एग्जांपल क्या होगा रियल लाइफ में, अगर हम एग्जांपल देखें, अपाचे इग्नाइट, अपाचे कैसेंड्रा, अपाचे एच बेस, amazon का सिंपल डीबी, क्लस्टर पॉइंट, फाउंडेशन डीबी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के। ठीक है। इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 4 जो है एंड हो गई। होप आपको समझ आया हो सब कुछ, एंड हैव अ गुड, हैव अ ग्रेट टाइम। अभी के लिए बाय।